ठीक है, उम्मीद करता हूं कि कल जितने बच्चे आए थे उतने ही बच्चे वापस से आएंगे। ओके, और आप लोग रेगुलर रहोगे। आप लोगों ने अगर चैलेंज एक्सेप्ट किया है 3 महीने, अगर आप रेगुलर टिकना चाहते हो तो अपनी क्लासेस रेगुलर करो, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्तों मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ कि एक मेरा फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का, मतलब सारे टीचर का दोस्तों, जिसके अंदर मैं भी पढ़ा रहा हूँ। मात्र 450 रुपए पर मंथ के अंदर आप ये सारे सब्जेक्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस आपको भुवनेश 10 है जो कि रेफरल कोड यहाँ पे यूज करना है। 500 रुपए पर मंथ रेफरल कोड में जाइएगा और भुवनेश 10 है जो कि यूज करके अप्लाई कर दीजिएगा। समझ गए, आपको 10% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए, तो 3 मंथ चैलेंज के अंदर सारे बच्चे आ चुके हैं। मेरे ख्याल से 4000 बच्चे जो है वो वापस से ज्वाइन आ चुके हैं। कल 5000 बच्चे थे ना? हाँ, कल 5000 थे। चलो देखते हैं वापस से कितने बच्चे हैं जो कि पहले ही दिन चैलेंज को हारने वाले हैं, है ना? चलिए, तो 3 मंथ चैलेंज का आज ज्योग्राफी का दोस्तों पहला दिवस है, पहला डे है दोस्तों। ठीक है गाइस, तो आज काफी जबरदस्त मजा आने वाला है आप लोगों को पढ़ने के अंदर, क्योंकि दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे और ऐसे धमाकेदार टॉपिक से करेंगे दोस्तों, जो कि शायद ही कभी आपको पहले किसी ने पढ़ाया होगा या किसी ने पहले आपको समझाया होगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों यूनिवर्स के बारे में। देखो, अगर मैं आपको इंडिया के बारे में पढ़ाऊं और आपको वर्ल्ड के बारे में नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वर्ल्ड के बारे में मैं पढ़ाऊं और अगर आपको यूनिवर्स के बारे में नहीं पता तो भी कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई का। समझ गए? ज्योग्राफी का मतलब ये होता है कि हम लोग यूनिवर्स से में जो है ना उससे बात करके वे पूरा यूनिवर्स को समझे, सन को समझे, हमारी गैलेक्सी को समझे, हमारी अर्थ को समझे, वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझे, और साथ में इंडियन ज्योग्राफी को समझते हुए आपके घर के 50 किलोमीटर दूर जो नदी बह रही है ना उसके वहां तक जो है हमको पता लग जाए। अगर यूनिवर्स से लेकर आपके घर के 50-100 किलोमीटर दूर जो नदी बह रही है उतना अगर आपने सीख लिया ना तो आपको ये मान लीजिए ज्योग्राफी में आप बहुत जबरदस्त प्लेयर बन चुके होंगे। मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको, वो आपके सभी एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एसएससी के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्टेट का पीसीएस का एग्जाम दे, रेलवे का दे, एसएससी का एग्जाम दे, आप यूपीएससी का एग्जाम दे, आप डिफेंस का एग्जाम दे, कोई सा भी एग्जाम दे, सब जगह आपको ये क्लासेस जो है आपको ज्योग्राफी के अंदर जबरदस्त बना देगी। ठीक है गाइज, चलिए, और मैं आपको पूरे फोटोज के थ्रू दिखाने वाला हूँ। ये देखिए कैसे आज मैं आपको पूरा इमेजेस के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। ये दिख रही है आपको इमेजेस? हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिलेगा आपको। ये देखिए पूरा सोलर सिस्टम में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए पूरा सोलर सिस्टम नजर। देखो, ज्योग्राफी पढ़ने का मजा तब आता है तब आपके पास में साथ में पिक्चर्स हो। जब तक पिक्चर्स नहीं होगी ना तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में। दिख रहे हो आपको? इस तरीके से हम लोग हर चीज को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। व्हाट माय पॉइंट? और 12 बजे जो है हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। 12 बजे वाली क्लास भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि 11 बजे वाली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को करेंगे वहां पे। हाँ, सुबह 8 बजे वाली क्लास कंप्लीट नहीं हुई है मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन उसको आप एक काम करिएगा, मैं कल जो है उसको 2 दिन का करंट अफेयर करवा दूंगा, चिंता मत करो। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है करंट अफेयर, और आपका जीके जो है वो अच्छा करना। समझ गए? वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पे छोड़ दो। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है गाइज, डोंट वरी, चिंता मत करो उसके बारे में बिल्कुल भी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ आप लोगों को, कल की क्लास का लिंक है ये, कल की क्लास में आप एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, कल की क्लास का कमेंट कर रहा हूँ, ये कल की क्लास है। कल अपना पॉलिटी दिवस है ना? हाँ, तो कल 11 बजे पॉलिटी वाली क्लास है। इसमें आप लोग को मैसेज आ जाएगा, अगर आप इसको नोटिफाई को दबा दोगे ना तो आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, तो मैसेज से क्या आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, 5 बजे वाली तो हो गई भाई, क्लास 5 बजे वाले हो गई। मेरे ख्याल से वापस से 5000 बच्चे आ चुके हैं, तो चलो ठीक है, वापस से स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको कल भी बोला था, मैंने आपको 3 चीजों का प्रॉमिस मैंने मांगा था आप लोगों से। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि एक तो आप लोग पंचुअल रहेंगे, दूसरा आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, मैंने चैट जो है यहाँ पे डिसेबल कर दी है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों देखो क्या है, हम लोग यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। शुरुआत करूंगा हमारी ज्योग्राफी के
एक ऐसे चैप्टर से जो कि बहुत ही कम बच्चों को पढ़ाया जाता है या फिर बताया जाता है। आपको यहाँ पे फोटो नजर आ रही है, ये फोटो क्या है दोस्तों? ये फोटो क्या नजर आ रही है आपको? आपको क्या लगता है ये फोटो क्या है? ये आपके स्टार से क्या? ये आपकी गलतफहमी है। ये दोस्तों हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप से एक फोटो ली है, जिसके अंदर यूनिवर्स के अंदर हजारों गैलेक्सीज है जो कि आपको नजर आ रही है। हजारों गैलेक्सीज ये आपको नजर आ रही है, ये सब गैलेक्सीज है। इस एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे प्लेनेट है, और उन बहुत सारे प्लेनेट के अंदर हो सकता है हमारे जैसी और भी बहुत सारी अर्थ या फिर इंसान वहां पे अवेलेबल हो। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने जो रिसर्च करी है ना अभी तक, ये आपको पूरा यूनिवर्स नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हजारों लाखों दोस्तों गैलेक्सीज है, उसमें से एक गैलेक्सी है हमारी ये वाली। फॉर एग्जाम्पल ये वाली ले लो, इसको हम बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। समझ रहे हो? ये आपकी मिल्की वे है, इसी के अंदर हमारे 8 प्लैनेट है, उसी के अंदर हमारी एक अर्थ है, और उसी अर्थ के अंदर एक हमारा देश है, और उस देश के अंदर कहीं कोने के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। सोचो दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी जबरदस्त है दुनिया, यानी यूनिवर्स। इसके बारे में हम कभी रिसर्च नहीं कर पाएंगे चाहे साइंस कितने आगे बढ़ जाए, क्योंकि इतना जितना ज्यादा एक्सपेंशन यूनिवर्स का हुआ है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है आज तक। हम हमारे यूनिवर्स का 1% भी नहीं जान पाए, क्योंकि लाखों हजारों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी के बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। उसके अंदर भी हम लोग अर्थ के से मार्स तक पहुंचने में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों यूनिवर्स क्या है? अगर आपकी इसकी डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? फिजिकल यूनिवर्स इज डिफाइंड एज ऑल ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड देयर कंटेंट। भौतिक ब्रह्मांड को अंतरिक्ष और समय और उसकी सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पे स्पेस अनलिमिटेड है और टाइम भी वहां पे अनलिमिटेड है। समझ गए मेरी बात? स्पेस और टाइम की जहां पे कोई गणित नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स। समझ रहे हो? और द यूनिवर्स को हम नॉर्मली द टोटलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस भी कहते हैं, अस्तित्व की समग्रता। यानी कि जहां पे बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है एक साथ, उसको हम यूनिवर्स भी कहते हैं। समझ गए मेरी बात? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे जो है समझ में आ गया होगा यूनिवर्स के बारे में। जल्दी से यस करके बताओ मुझे, जल्दी से मुझे यस करके बताओ कि सर यस, हमें समझ में आ गया है यूनिवर्स कितना बड़ा है, यूनिवर्स के अंदर हम लोग कितने छोटे, और आपका घमंड सोचो और भी कितना छोटा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी घमंड मत किया करो, क्योंकि आप बहुत छोटे हो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। हम लोग कहीं पर भी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, ठीक है। ठीक है गाइज, एक बार मुझे एक और बता दो, आवाज आवाज सबको सही आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एवरीथिंग ऑल राइट? और थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है तो इसकी वजह से हो सकता है। आवाज आवाज सही है, परफेक्ट है एकदम? चलो डन। तो ये आपका दोस्तों पूरा यूनिवर्स है। आप इस यूनिवर्स को इस प्रकार से ले सकते हो कि आपके घर के अंदर एक बहुत बड़ा रूम है, आप जिस रूम में बैठे हो ना, उस रूम के अंदर ऐसे बहुत सारे मोबाइल फोन अगर मैं लाखों डाल दूं, और उस लाखों एक मोबाइल फोन को मैं आपकी गैलेक्सी बता दूं, समझ रहे हो? इस रूम के अंदर मान लो हजारों फोन है, और ये फोन क्या है? अर्थ है ना? तो उसमें से एक आपकी सोलर गैलेक्सी, सोलर आपका वो है, क्या बोलते हैं इसको, एक आपका गैलेक्सी है, और उस एक गैलेक्सी के अंदर आपका अर्थ है। तो इस तरीके से आपके कमरे को जो है ना वो यूनिवर्स समझो, ठीक है? और उसके अंदर छोटे छोटे से बॉलें घूम रही है, और वो बॉल एक तरीके से क्या है आपका, छोटी सी एक अर्थ है बहुत सारे आपकी गैलेक्सी में। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बारे में पता कैसे लगता है, कौन बताता है इसके बारे में कि भाई यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कहां पर है, कितना बड़ा है? तो देखिए, द प्रिवेलिंग मॉडल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। सबसे पहले क्या हुआ था 1927 के अंदर, एक बेल्जियम के कैथोलिक प्रीस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज। जॉर्ज ने एक मॉडल बनाया और उसने बोला कि हमारी जो यूनिवर्स है ना, ठीक है, हमारी जो यूनिवर्स है ना वो एक्सपेंड होती जा रही है। अब इसके रीजन नहीं पता हमको कि वो क्यों बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन उसने दोस्तों एक मॉडल बनाया, उसके द्वारा बताया, ठीक है, कि हमारी जो है यूनिवर्स वो एक्सपेंड होता जा रहा है। और कैलकुलेटेड किया उसने हबल लॉ के द्वारा। हबल लॉ के अंदर उसने क्या किया, इस तरीके से एज है जो कि उसने के हिसाब से बताई, हमारी यूनिवर्स की एज बताई उसने कि हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है।
समझ रहे हो, एज ऑफ द यूनिवर्स। ये देखिए कलर के हिसाब से, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर पहले, कितने लाखों करोड़ों साल पहले इसने बताया। तो आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछते हैं कि पहली बात तो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इसको कैसे पता करते हैं, तो इसको रेड शिफ्ट ऑफ लाइट से पता करते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना यहीं पर ही क्लास खत्म हो जाएगी, इसी टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ना है अपने को। तो पहला सवाल पेपर में पूछते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, उसको कौन सी चीज से पता लगती है, तो रेड शिफ्ट, येलो ग्रीन ब्लू कुछ भी नहीं है, रेड शिफ्ट ऑफ लाइट, पहली बात। दूसरी बात, कौन सी थ्योरम से पता लगता है इवोल्यूशन का, बिग बैंग थ्योरम से। तीसरा सवाल, सबसे पहले किसने बताया था, तो जॉर्ज ने इसके बारे में बताया था। कौन से लॉ के द्वारा बताया था जॉर्ज ने, तो हबल लॉ के द्वारा बताया था। तो ये चौथी बात, गॉट माय पॉइंट। तो ये चार चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, समझ गए मेरी बात। चार क्वेश्चन इस सिंगल पेज से आपके बन सकते हैं, बाद में मत बोलना सर आपने बताया नहीं, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपको देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं। सबसे पहले ये आपका यूनिवर्स है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दिख रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे से हजारों लाखों गैलेक्सीज है इसके अंदर। अगर मैं इनको छोटा छोटा सा ग्रुप बना के कुछ नाम दे दूं, तो मैं इनको यहाँ पे बहुत सारे नाम आ जाएंगे इनके। इसी प्रकार से, और मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, अगर मैं और थोड़ा सा जूम करता हूं, तो मेरी ये गैलेक्सी आ गई जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी दिख रही है आपको। इसी मिल्की वे के अंदर आपके बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जिसमें से हमारे बहुत सारे नहीं, मतलब हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। ये हमारे बीच में कौन है, हमारा सूर्य देवता, क्योंकि ये दोस्तों हमारे जीवन के सबसे बड़े क्या है, हमारी एनर्जी के सोर्स है, इसीलिए हमने इनको सूर्य देवता नाम दिया है। सूर्य देवता बीच में है और ये हमारी गैलेक्सी के अंदर प्लैनेट्स है। इसी गैलेक्सी को अगर मैं और जूम करता रहूं और जूम करता रहूं, तो हमारी प्यारी सी दोस्तों एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वो आपको अर्थ देखने को मिलेगी, ठीक है, समझ गए मेरी बात। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी अर्थ देखने को मिलेगी। तो हमारा कंसेप्ट क्या है दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ने का, कि हम लोग यहां से स्टार्ट करें और धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे पहुंचे, और अब हमारे अर्थ के बारे में पढ़े, और अर्थ से करते करते आपके घर के पास में 50 से 100 किलोमीटर जो भी आपकी नदी है ना, वहां तक आपको पता चल जाए आपके घर के आसपास में कौन सी चट्टान है, कैसी चट्टान है, हर जो अपने भी शहर है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, कौन सी वहां पे माउंटेन्स है, कौन सी पीक है, हर चीज के बारे में पता लग जाए मतलब आपको। तो यहां से यहां तक की जो आपकी जर्नी है ना, मैं इसको ज्योग्राफी बोलता हूं। ये आपकी जो जर्नी है ना, मेरे अकॉर्डिंगली ये ज्योग्राफी है, लेकिन दुनिया के अकॉर्डिंगली सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी होती है ना, नदियां वदियां माउंटेन माउंटेन प्लेट्यू प्लेट्यू, वो ज्योग्राफी है। लेकिन मेरा ज्योग्राफी पढ़ाने का ये स्टाइल नहीं है। मेरा ज्योग्राफी पढ़ाने का ये स्टाइल है कि आपको यूनिवर्स से स्टार्ट करके आपके घर के कोने तक हो जाए। नॉर्मली ज्योग्राफी आप किसी भी दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पर भी जाओगे, है ना, लाखों रुपए दोगे तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, अर्थ के बारे में बता देंगे, थोड़ा बहुत ऊपर के बारे में बता देंगे, आपके लेयर्स के बारे में और वो सब, और आपको इंडिया के बारे में बता देंगे, दैट्स इट। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे जो मैंने जब पढ़ी थी सबसे पहले, मैंने बड़ा फील किया था कि यार ये यूनिवर्स कैसे बना है, कैसे हमारे प्लैनेट्स है, कैसे है, क्यों है, कैसे हमारे लाइफ के ऊपर जीवन आया, कैसे हमारे यहाँ पे लाइफ में एनिमल्स आए, ये सब मेरे को जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। हमारे यहाँ पे डायनासोर कैसे आए, क्यों डायनासोर मर गए, कब थे डायनासोर। तो फिर मैंने जो है मेरी जो स्ट्रेटेजी बनाई ज्योग्राफी पढ़ाने की, वो वही चीजें बनाई है मैंने, जो कि मेरे अंदर सवाल हुआ करते थे आज से 10-15 साल पहले, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में भी वो सवाल होते होंगे, तो वो सारे क्लियर करूंगा ज्योग्राफी के साथ में। समझ गए मेरी बात। चलिए गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी आकाश गंगा है, जिसको पूछते हैं पेपर में मिल्की वे, सवाल आता है पेपर में, जिसको हम मंदाकिनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में, कि यूनिवर्स जो है किस थ्योरम से हमें यूनिवर्स के एक्सपेंड होने को लेकर पता लगता है। आपको मालूम है स्विट्जरलैंड बॉर्डर के ऊपर भी जो है हम लोगों ने एक बहुत बड़ा ट्यूब बना रखा है, जहां पे 1 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से, मेरे ख्याल से 100 गीगाबाइट है ना, 100 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से इंटरनेट आता है वहां पे, और हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। मालूम है ना हिंग बोसन, मालूम है ना, कुछ सालों पहले हुआ था जो कि बंद पड़ गया था बीच में। हम वहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स को कोलाइड कर रहे हैं, और हम पता कर रहे हैं कि यूनिवर्स हमारा कैसे एक्सपेंड हो रहा है, कैसे बना है। वो एक्सपेरिमेंट हम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम कुछ ज्यादा पहुंचे नहीं है उसके ऊपर, है ना। तो वो हम यूनिवर्स के बारे में पता कर रहे थे। तो यूनिवर्स के बारे में तो ज्यादा जानकारी दोस्तों दुनिया को अभी तक भी नहीं है ना।
और जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। अब हम यहाँ से कहाँ पे, यहाँ पे आ रहे हैं, हम थोड़ा सा गैलेक्सी के बारे में जान रहे हैं। कई सारे नाम है हमारी गैलेक्सी के दोस्तों। कई लोग इसको मंदाकिनी बोलते हैं, कई लोग इसको शीर मार्ग कहते हैं, ठीक है, कई लोग इसको मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ये मिल्की वे के अंदर दोस्तों क्या है, हमारे सारे प्लैनेट्स हैं जो कि हमको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बचपन से हम इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना। आपकी क्लास, ये जो क्लासेस होती है ना, इनको भी शेयर करना स्टार्ट कर दो। ऐसी अच्छी क्लासेस कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मौका मिला है अगर आप लोगों को मुझसे पढ़ने का तो उसका पूरा फायदा उठाओ, और रेगुलर रहना क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 12 बजे वाली क्लास भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका टेस्ट लेने वाला हूँ। आपके 90% नंबर उसमें आने चाहिए, तब जाके मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपने सीखा है यहाँ पे कुछ, वरना मेरे 1 घंटे यहाँ पे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल पेपर में पूछते हैं कि हमारी गैलेक्सी कैसी शेप है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, कैसी है? तो हमारी गैलेक्सी कैसी है? स्पाइरल गैलेक्सी है। समझ गए? स्पाइरल समझ में आती है ना, स्पाइरल शेप के अंदर है। ओके ओके, स्पाइरल गैलेक्सी हमारी, ध्यान रखिएगा, जिसका अंदर एक सेंटर पॉइंट है। कोई प्लेनेट जो है कभी पास में रहता है, कभी दूर हो जाता है। आपको ये बात तो मालूम होगी ना कि हमारी जो हमारा जो सन है, हमारी अर्थ का है ना, एक वक्त ऐसा आता है कि ये बहुत ही लॉन्गेस्ट होती है। एक वक्त हमारी अर्थ जो है घूमते घूमते ऐसे पॉइंट पे भी आ जाती है जब इसका डिस्टेंस जो है सन से थोड़ा कम होता है। उसी प्रकार से हमारी अर्थ के पास में जो हमारा मून है, सेम उसका भी होता है। मून कभी दूर होता है, कभी एक मोमेंट आता है जब वो थोड़ा पास हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हमारे जो शेप बनता है ना, हमारे रिवोल्यूशन का और मून का, वो स्पाइरल बनता है। ध्यान रखिएगा, स्पाइरल शेप बनता है। समझ गए? बहुत हजारों बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ओके, ठीक है गाइस। और इसको हम नॉर्मली पूछते हैं कि ये कौन सा आर्म है, कौन से आर्म पे है, यानी कि इधर वाली साइड पे है, इधर वाली, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओरियन सिग्रस भूजा। जैसे कि मैंने बोला कि यार कौन से कंधे में दर्द हो रहा है, आपने कहा लेफ्ट वाले में हो रहा है। तो हम लोग नॉर्मली दोस्तों, ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, इसका जो एक आर्म पूछा जाता है, तो ये आपका ओरियन सिग्रम, ये तो एक्चुअली में नाम जो है वो थोड़ा सा ग्रीको रोमन नाम है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पेपर में आएगा तो ध्यान रखना। ठीक है, सिग्रस मून आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑर्गन सिग्रस आर्म है इसका। तो यहाँ से 3 सवाल बनते हैं। एक तो आपकी गैलेक्सी का नाम, दूसरा इसका शेप कैसा है, और तीसरा दोस्तों इसका आर्म। ये 3 तरीके के सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे दोस्तों भारत का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। हमारे यूनिवर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो आर्यभट्ट के जमाने से हम लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर। पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दो अलग ब्रांचेस है, ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? जिसके अंदर हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी। समझ रहे हो? उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, जो कि ज्योतिष विज्ञान को हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। समझ रहे हो? एस्ट्रोनॉमी अलग होती है, एस्ट्रोलॉजी अलग होती है। ठीक है गाइज, ओके। एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम हमारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, बड़े बड़े मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है ना, हम सब कुछ यूज करते हैं, और हम समझाने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोनॉमी में कि कोई सी चीज कैसे पैदा हुई है, कैसे बढ़ रही है। चाहे वो प्लैनेट हो, मून हो, कोई स्टार हो, गैलेक्सी हो, कॉमेट हो, एस्ट्रॉइड हो, कुछ भी हो सकता है, उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। व्हाट माय पॉइंट? एस्ट्रोलॉजी इज ए डिफरेंट ब्रांच है ना, वो अलग चीज है, उसके गाने तो हम कभी और पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। ओके, क्योंकि मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जो कि बहुत ही जबरदस्त एस्ट्रोलॉजी करता है। इतनी जबरदस्त एस्ट्रोलॉजी करता है कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा। ठीक है, हालांकि कभी आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी की मदद लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को कम करती है ना। कभी भी मत लिया करो उसको काम में, मैंने कभी लाइफ में काम में नहीं लिया है। ठीक है, आप भी मत लेना। जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना जरूरी है। जो भी आ रहा है ना, अच्छा बुरा बहुत बुरा, उसको हमेशा पॉजिटिव लो, उसको अपने आप ओपन रखो। मैं मेरे डिसीजन को लेकर तैयार रहता हूँ कि मेरी लाइफ में कितना ही बुरा हो, मैं उसको हमेशा प्रिपेयर रहता हूँ उसके लिए। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे डिसीजन है, मेरी लाइफ है, अच्छा होगा बुरा होगा कोई बात नहीं, जो भी होगा विथ वाइड आर्म्स ओपन है, जो कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, है ना। चंद्रशेखर लिमिट क्या है दोस्तों, है ना। चंद्रशेखर दोस्तों हमारे बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट हुआ करते थे, आपको मालूम है। इन्होंने क्या बताया, आपको मालूम है ना कि हमारा सन भी जो है ना वो एक स्टार है, मालूम है आपको? ठीक है, चंद्र, ये अपना जो सन है ना,
वो भी क्या है दोस्तों, एक हमारा स्टार है। तो चंद्रशेखर ने क्या किया था दोस्तों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने क्या किया था, इन्होंने स्टडी करी थी एक स्टार के ऊपर, और इन्होंने बताया था कि स्टार की जो लाइफ है ना वो किस प्रकार की होती है। आपको मालूम है, हमारे आज जो आप तारा देखते हो ना रात के टाइम पे छोटा सा दिखता है, वो सन से भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसका डिस्टेंस दोस्तों सन से बहुत ज्यादा दूर है। इसकी वजह से हमें वो छोटा नजर आता है। जब वो वाला स्टार जो कि हम रात को देखते हैं, आजकल दिखने वापस चालू हो गए हैं, है ना, कोविड-19 की वजह से। जब हम दोस्तों वो वाला स्टार देखना देखते हैं ना, आज हम लाखों साल बाद वही स्टार जो है वो सन बन जाएगा। और जो आज हम सन देख रहे हैं ये ब्लैक होल बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर ब्लैक होल सन होता है क्या, सन भी क्या स्टार है क्या, बताऊंगा, थोड़ा सा होल्ड करो। तो हमारे दोस्तों चंद्रशेखर जो है, इनके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूं मैं आपको। ये इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। एस्ट्रो समझ रहे हो, एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स के साथ में बताया करते थे। और 1983 के अंदर जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तब इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक विलियम करके पर्सन थे उनके साथ में, समझ रहे हो, क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ द स्टार के बारे में बताया था कि सन स्टार जो है ना उसका इवोल्यूशन कैसे होता है। इवोल्यूशन ऑफ स्टार, कैसे सन स्टार की उम्र बढ़ती है, ठीक है गाइज, कैसे लास्ट में जाके वो कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वो ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है गाइज, ओके। और ठीक है, ये इसके मास की जरूरी नहीं है, स्टेलर मास जो है वो इक्वल होता है 1.4 सोलर मास के। यानी कि जो आपका तारा होता है ना उसका जो मास है ना, उसका जो मास है वो 1.4 टाइम ज्यादा होता है आपके सोलर, तो सूर्य के मास से। समझ गए मेरी बात, इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको, जितनी अभी मैंने पढ़ाई है। अभी मैंने जितना पढ़ाया है उतना सबको समझ में आ गया क्या। अरे भाई देखो, थोड़ा अपने लेवल को ऊपर लेके जाने की कोशिश करो। नोट्स वोट्स मत बनाओ, सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। नोट्स मत बनाओ, नोट्स में आपको 2-3 घंटे बाद में ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और लाइव क्लास अटेंड क्या करो हमेशा, बाद में मत बोलना ये वीडियो चला गया तो चला गया। ठीक है, बाद में मत बोलना, लाइव देखना हमेशा मेरी जो भी क्लासेस हो, क्योंकि बाद में मुझे पता नहीं है मतलब। बस गिव मी अ सेकंड, एक मैसेज कर दूं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वीडियोस वापस से नहीं बन सकते हैं, है ना। मैं इनको बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ बनाने के लिए आप लोगों के लिए, लेकिन बाद में वीडियोस वापस से बन जाए इसका मुझे कोई गारंटी नहीं है। तो जो भी देखो मेरे वीडियोस, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, वॉट जो भी क्लासेस आ रही है आपके 3 मंथ चैलेंज के अंदर, उसको लाइव देखने की कोशिश करना। बाकी जो भी क्लासेस आपकी चल रही है, प्लस हो चाहे फिर आपकी कोई भी हो यूट्यूब वाली, उसको बाद में डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस वापस मिलेगी मुझे पता नहीं है, मतलब हो सकता है ये वीडियो डिलीट हो जाए बाद में, आई डोंट नो। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल बहुत ज्यादा लोड रहता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। चलिए अब कुछ वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं, पहले उनको समझाऊं उससे पहले क्या क्या है। आपने व्हाइट डाफ के बारे में सुना होगा, निहारिका होता है, श्वेत वामन होता है, नेबुला होता है। ये सब क्या होता है, मैंने बोला यार ये वो नेबुला मुझे नजर आ रहा है ऊपर। तो नेबुला का मतलब एक सिंपल, आपकी इंग्लिश के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज जो कि बहुत ही धुंधली होती है ना उसको बोलते हैं। जैसे कि क्लाउड है, क्लाउड क्या होता है, दिखता तो है आपको लेकिन वो होता नहीं है। वो क्या होता है, वो एक तरीके से गैस होती है ना। दूर से लगता है ना, प्लेन प्लेन में बैठते हो ना तो देखो आपको लगता है दूर से बहुत बड़ा एक क्लाउड है, लेकिन उसमें से प्लेन निकल जाता है। तो नेबुला इंग्लिश में उसी को बोलते हैं जो कि अनक्लियर चीज होती है। समझ गए मेरी बात, उसको हम नेबुला बोलते हैं। ठीक है, तो ये डस्ट क्लाउड होता है दोस्तों जो कि आपको देखने को मिलता है, उसको नेबुला कहते हैं। अब ये व्हाइट डार्क क्या होता है, समझ रहे हो, ये व्हाइट डार्क जो है ना ये एक स्टार की लाइफ का ही पार्ट है। जैसे आप दोस्तों पैदा होते हो तब इतने इतने से होते हो, इत्तू से होते हो, इत्तू से, तो कपिल शर्मा भी बोलती है ना इत्तू से होते हो। ठीक है, तो जब आप आपको मालूम होगा ना बायोलॉजी जब आपने पढ़ी होगी, जब आप पेट के अंदर होते हो, जो एम्ब्रो है ना वो 2 सेंटीमीटर का होता है, 2 mm का। जब आप एक जमाने में आप लोग इतना से हुआ करते थे, सच बात है ये, वो दादी नानी जो है वो झूठ नहीं बोलती। जब आप स्टार्टिंग होती है जब आपके जीवन की, या मेरे किसी की सबकी बात कर रहा हूँ, हम लोग इतने से एक एम्ब्रो होते हैं ना, 2 mm के, समझ रहे हो, बहुत ही छोटे से होते हैं।
वहां से लेकर आपकी लाइफ बड़ी होती है, जब आप पैदा होते हो, फिर आप थोड़े से स्कूल में जाते हो, फिर आप थोड़ी दाढ़ी वाड़ी आती है, यंग होते हो, है ना, टफरीबाजी करते हो, ठीक है, गलत काम भी करते हो, सही काम भी करते हो लाइफ में, फिर एक फेज आता है, आप मेच्योर हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, मर जाते हो। तो स्टार की लाइफ भी कुछ इसी प्रकार से होती है। तो स्टार की लाइफ का ही एक पार्ट होता है ये व्हाइट डॉर्फ। समझ रहे हो मेरी बात? एक ऐसा स्टार जिसकी साइज छोटी होती है लेकिन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको हम व्हाइट डॉर्फ कहते हैं। और इसी व्हाइट की जो लास्ट स्टेज है वो ब्लैक डॉर्फ है, काले कलर का हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या है, ये स्टार है और उसकी लाइफ है, जिसको हम व्हाइट डॉर्फ या ब्लैक डॉर्फ है जो कि नाम देते हैं। अब एक और बड़ा टर्म आपने सुना होगा अपने जीवन में, जो कि आपको शायद किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, वो होगा ब्लैक होल। अभी हमने कुछ टाइम पहले फोटो ली थी ब्लैक होल की, दिख रही है आपको? ये वही रियल इमेजेस है। देखो ज्योग्राफी में मैं जो भी इमेजेस दिखाऊंगा वो रियल होगी, है ना। तो कभी भी उसको ये मत समझना कि ये फोटो जो है वो वाली है ना, गूगल वाली फोटोज है ये। ऑफिशियल जो नासा की, इसरो की जो वेबसाइट्स है, वहां से ली गई फोटोज है, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दिख रही है आपको? ये सारी ओरिजिनल इमेजेस है ना। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ वैसा ही है। साइंटिस्ट को भी वैसा ही पता है, मुझे भी वैसा ही पता है, आपको भी वैसा ही पता है। समझ रहे हो? तो ये देखो, ये इमेज है M87 ब्लैक होल की। एक M87 नाम है ब्लैक होल का, उसकी इमेज है। ठीक है गाइस? तो ब्लैक होल क्या होता है? एक रीजन होता है दोस्तों, जहां पे इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जिसमें से कुछ भी पास नहीं हो पाता है। ये एक तरीके से ब्लैक होल क्या है, ये एक स्टार की लाइफ है, एंड लाइफ है। जैसे कि आप दोस्तों, ठीक है, जैसे कि आप दोस्तों अभी प्रेजेंट के अंदर कितने साल के हो? 20-25 साल के हो गए, है ना। आप 70 साल की उम्र है आपकी और आप बिल्कुल मरने वाले हो। चलो 80 कर लेता हूँ यार। ठीक है, मैं तो 60 तक ही जीना चाहता हूँ। जब तक फिजिक बॉडी वॉडी अच्छी रहे, जब तक हेल्दी रहे, तब तक बढ़िया रह जिए। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, अपन सेलेक्ट जाए, कोई दिक्कत नहीं है जीवन में, ठीक है। छोटा जीवन होना चाहिए लेकिन अच्छा जीवन होना चाहिए, मेरा ये मानना है। चलो ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने 80 साल कंसिडर कर लिया है। आप लोग 80 साल की उम्र में हो और बिल्कुल डगमगाए से हो, जाने के लेकर हो, बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर है, कभी भी जो है कि टिकट कट सकता है आपका, है ना। यमराज कभी भी आ सकता है आपको लेने के लिए। तो 80 साल की उम्र है आपकी और आप बिल्कुल खत्म कहानी हो रखे हो। वही कहानी जो है ना, वो स्टार की लाइफ में है ना, वो ब्लैक होल होता है। स्टार की जो एंड लाइफ है वो उसकी ब्लैक होल है। अब ब्लैक होल से दोस्तों ये जो कहानी है इसकी, वो इतनी मतलब इतनी, ये अपनी लाइफ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर ब्लैक होल जब बनता है ना, तब इसके अंदर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो जाती है कि उसमें से कुछ भी पास नहीं हो पाता है। ना तो कोई लाइट पास हो सकती है, ना कोई स्पेसक्राफ्ट पास हो सकता है, कुछ भी पास नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। ऐसा मैंने कुछ साइंटिस्ट के स्टेटमेंट पढ़े कि अगर आप ब्लैक होल को पार कर जाओ, ऐसी कोई चीज बन जाए जो कि ब्लैक होल को ही पार कर जाए, तो आपको एक नया यूनिवर्स देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपके और मेरे जैसे बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। और हो सकता है कि वहां पे हमारी जैसी बहुत सारी अर्थ देखने को मिल जाए। कितने लोगों ने इंसेप्शन मूवी देखी है? इंसेप्शन मूवी कितने लोगों ने देखी है? आज के बाद आपको हॉलीवुड मूवी समझ में आने लगेगी, ये मेरी गारंटी है। चलो ठीक है, आप एक काम करना, देख लेना। इंसेप्शन मूवी है, इंसेप्शन ही थी ना? इंसेप्शन ही थी मेरे ख्याल से, इंसेप्शन ही थी, जिसके अंदर वो क्या ब्लैक होल को पार कर जाता है इंसान। समझ रहे हो? तो उसकी क्या उम्र जो है ना वो बढ़ती नहीं है, उसकी उम्र उतनी रहती है। ओके, एक बहुत ही जबरदस्त साइंस फिक्शन मूवी है, क्रिस्टोफर नोलन है ना, उनके द्वारा डायरेक्ट करी हुई पिक्चर है। ओके, नहीं यार, इंसेप्शन नहीं थी, वो दूसरी थी यार, मैं नाम भूल गया। इंसेप्शन नहीं थी, इंसेप्शन तो उनकी है शायद, लियोनार्डो डिकैप्रियो की है। कौन नाम बताएगा मेरे को यार, जिसके अंदर ब्लैक होल से पास होता है वो, मतलब कौन बताएगा नाम यार, मैं नाम भूल गया। इंटरस्टेलर, बिल्कुल यार, वो हो, क्या बात है। इंटरस्टेलर, इंसेप्शन तो लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी है ना, ये मुझे गलत याद रह गई। क्रिस्टोफर नोलन की है लेकिन ये अलग है, इसमें कहानी अलग है। इंटरस्टेलर की बात कर रहा था मैं। बहुत ही जबरदस्त मूवी है, देखिएगा, ये भी साइंस फिक्शन मूवी है। और इसके अंदर बताते हैं कि जैसे वो यूनिवर्स पार करता है तो उसकी उम्र कम हो जाती है। जो लड़का है ना, वो तो 30 साल का ही रहता है, उसकी जो बेटी जो कि 5 साल की होती है वो बूढ़ी हो जाती है, क्योंकि हमारी अर्थ तो रोटेट होती रहती है ना। तो बहुत ही जबरदस्त मूवी है, देखिएगा। इसके अलावा एक और मूवी है, ग्रेविटी। ये दोनों मूवी देखिएगा, मस्ट वॉच मूवीज है, तीनों ही देख लीजिएगा। ये वाली हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो उसको आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, लेकिन इंटरस्टेलर और ग्रेविटी, ये दोनों मूवी देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको जीवन का। लाइट वाइट बंद करना, रात को 10 बजे बाद देखना,
रात को 10 बजे बाद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शांति रहती है, ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलो ठीक है ना। तो ये आपका ब्लैक होल। अब ये देखो ब्लैक होल के बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा सा लाइफ के बारे में इसकी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इमेज मुझे दूसरी यूज करनी पड़ेगी क्योंकि इस वाली में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बार रुक जाइए, मैं आपको दूसरी इमेज दिखा रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे 5 सेकंड का टाइम दो, मैं ढूंढ लेता हूँ। हो गया। ये वाली इमेज देखो, इस वाली इमेज में आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ये वाली इमेज में ज्यादा समझ आएगा। दिख रही है आपको? स्टेलर नेबुला। ये सबसे पहले क्या है, ये क्लाउडी एरिया है, ये बहुत ही क्लाउड है, ये एक तरीके से गैस है ये, है ना? मतलब जैसे कि हमारे सन में गैस होती है ना, एक तरीके से बिल्कुल पूरा एक वेग एक स्ट्रक्चर है, एक बहुत ही नेबुला है। नेबुला जैसे कि मैंने आपको बताया ना, गैसेस होती है, क्लाउड होता है, वैसा है यूनिवर्स में। मिलियंस ऑफ ईयर बाद में ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। या तो एक ये बहुत बड़ा स्टार बन जाता है, या एक ये एवरेज स्टार बन जाता है। समझ गए? अगर ये एवरेज स्टार बन गया तो ये रेड जाइंट बन जाएगा बहुत सालों बाद में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। हमारा जो सन है ना वो ये है आज। रेड जाइंट जो है ना, हमारा सन इस वाली लाइफ के अंदर है। जब हमारा सन दोस्तों मिलियंस ऑफ ईयर बाद में नेबुला बन जाएगा, और उसके बाद ये व्हाइट कलर का बन जाएगा, व्हाइट डार्क। उसी प्रकार से ऐसे हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे हमारे सन से भी बड़े बड़े रेड जाइंट है। ये बाद में सुपरनोवा बन जाएगा, और उसके बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, या तो ब्लैक होल बन जाए या फिर ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाए। ये ब्लैक होल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। समझ गए मेरी बात? तो हमारा सन जो है ना वो ब्लैक होल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये रेड जाइंट वाला है, ये व्हाइट डार्क बनेगा। या तो बच्चा देखो, या तो अच्छा आदमी बनेगा, या बड़ा, मतलब आप ये देखो, आ, या तो लाइफ के अंदर है, ये मान लो रेलवे का एग्जाम क्रैक करेगा या यूपीएससी का करेगा। ठीक है, रेलवे वाला क्रैक करेगा तो आप ये वाला पहले सन बनोगे, फिर व्हाइट डार्क बनोगे। यूपीएससी वाला क्रैक कर रहे हो तो आपको एक बहुत बड़ा मैसिव स्टार बनना पड़ेगा, यानी कि आपको छोटी उम्र के अंदर बहुत नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर आप और बड़ी नॉलेज लोगे, फिर लास्ट में जो है आप ब्लैक होल बन जाओगे, यानी कि एक ऐसा आदमी बन जाओगे जिसके पास नॉलेज बहुत सारी है। वो कहीं पर भी बैठ के सरपंचाई कर सकता है, वकील के साथ में भी, और जिसके मर्जी के साथ में बिठा दो उसको, जब चाहे बातें करवा दो। समझ गए? तो आपको मेरा मेरा मोटिव है कि आपको मैं ये ब्लैक होल बनाऊं। मेरा मोटिव है कि जब आप मेरे से 3 महीने 6 महीने पढ़ लो, ये स्पेशल क्लास जब अपनी खत्म हो जाएगी ना 3 महीने बाद, 3 मंथ चैलेंज या 6, ठीक है 3 महीने मान लो एक बार के लिए, 3 मंथ चैलेंज जो आपका खत्म हो जाएगा, तो आप ये ब्लैक होल जैसा फील, ब्लैक होल तो नहीं, आप ये रेड जाइंट जैसा फील करने लगोगे अपने आप को। समझ रहे हो कि आपको बहुत चीजें पता लग गई है जीवन में, ठीक है? तो ये वाला स्ट्रक्चर था, ये थोड़ा ज्यादा डेप्थ में था इसलिए मैंने समझाया नहीं। ये ओल्ड एज है, ये डेथ हो गई है, ये डेथ के बाद में ब्लैक होल। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता लग गया होगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक न्यूट्रॉन स्टार है। ये न्यूट्रॉन स्टार भी मैंने आपको बताया दोस्तों, लास्ट में जाके न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ये देखो ये रहा, है ना? ये भी एक क्या है अपना, कोलैप्स हो जाएगा ना तब बहुत बड़ा जाइंट स्टार तब ये बनेगा दोस्तों। इसका जो मास होगा ना, ये हमारे सन से है ना 20 से 30 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इतना बड़ा होता है ये न्यूट्रॉन स्टार। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, ये होता है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है दोस्तों? ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है? ये क्या होती है दोस्तों? वेव्स है जो कि हमको देखने को मिलती है यूनिवर्स के अंदर। समझ रहे हो? ग्रेविटेशनल वेव्स फिजिक्स के अंदर हम इसको एक पीरियोडिक कर्वेचर की तौर पे देखते हैं। जब कोई भी चीज ऐसे निकल रही होती है ना, ठीक है, तो हम उसको ग्रेविटेशनल वेव्स है जो कि यूनिवर्स में बोलते हैं। ये किसके बारे में बताया, इसको बताया था हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दोस्तों। इसके बारे में बताया गया था 1916 के अंदर, जनरल रिलेटिविटी प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, आज से पहले आपने शायद सोचा ही नहीं होगा कि जो जनरल रिलेटिविटी प्रिंसिपल है ना वो है क्या। कभी सोचा क्या कि आइंस्टीन जो है उसने क्या बता के गया था? ओके, इसको हम बोलते हैं जनरल रिलेटिविटी। ये एक ज्योमेट्रिक थ्योरी थी जो कि ग्रेविटेशन के बारे में दी थी हमारे, इसने दोस्तों आइंस्टीन ने 1915 के अंदर। समझ रहे हो? और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। न्यूटन लॉ जो है ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के, वो
दोस्तों इसको काफी ज्यादा डिफाइन करते हैं, समझ रहे हो? न्यूटन ने जो चीजें बोली थी वो बाद में आइंस्टीन ने उसको आगे लेके गया। ठीक है, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात बताऊं तो हमारे यूनिवर्स के अंदर स्पेस और टाइम, ये दो क्या है, मेन एस्पेक्ट है, आइडियाज है। अब इसके अंदर जो भी वेव्स निकल रही है उसको हमने क्या बोला, ग्रेविटेशनल वेव्स का जो हमने उसको नाम दिया। समझ रहे हो? ये एक सिंपल तरीके से मैं आपको बता सकता हूं, मतलब। ठीक है गाइज, सबको समझ में आ गई क्या ये बात? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, तुरंत बताओ। ये हमारा दोस्तों उसके बाद में सोलर सिस्टम आ जाता है। हमने दोस्तों जान लिया बड़ी बड़ी चीजों के बारे में। हाँ, अब ये हमारा सोलर सिस्टम आपको नजर आ रहा होगा, जैसा है ना ये वैसा ही है जी सोलर सिस्टम। ये जो फोटो है ना दोस्तों, नहीं समझ में आया क्या? वापस से बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया? 25% बच्चों को नहीं आया समझ में? कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हमारे यूनिवर्स में अगर कुछ है ना, जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ तो साउंड वेव्स आ रही है। अरे भाई, साउंड वेव्स की वजह से तो आप सुन रहे हो। यहाँ पे मेरे क्या है, माइक है जो कि उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, फिर आपको वहां पे इलेक्ट्रिकल से साउंड वेव में कन्वर्ट कर रहा है, तभी तो आपको आ रही है। तो उसी प्रकार से यूनिवर्स में भी कुछ वेव्स है, उसको हमने ग्रेविटेशनल वेव्स है जो कि नाम दिया है दोस्तों। ठीक है गाइज, ये सिंपल सी कहानी है ना? इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा बताया गया था। समझ में आ गई अब? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके। ब्लैक होल में से लाइट नहीं जा पाती है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट इतना ज्यादा है, तो ये सब चीजें कौन बताएगा यार? ये सब जनरल रिलेटिविटी बताती है आपको, है ना? जनरल रिलेटिविटी आपको ये सब चीजें बताती है कि कोई भी ब्लैक होल में से क्यों चीज पास नहीं हो पा रही, लाइट क्यों पास नहीं हो पा रही। तो वहां पे जो ग्रेविटेशन इफेक्ट जो है ना, वो बहुत जबरदस्त है। तो ये जनरल रिलेटिविटी हमको ब्लैक होल को भी समझने में, मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। समझ रहे हो? अरे सुना होगा ना, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी इक्वल्स मास टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, है ना? एम सी स्क्वायर है ना, वो वाली कहानी है इसके अंदर। चलो छोड़ो यार, ज्यादा डेप्थ में चल जाएंगे, आगे बात करते हैं। अब ये आपको दोस्तों नजर आ रहा होगा, ये आपका सोलर सिस्टम। ठीक है, चैट ऑफ कर दूं क्या? चैट ऑफ कर देता हूं, ये लो। अब देखो, ये आपका दोस्तों क्या है, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूं ना, ये वैसे ही आपका सोलर सिस्टम है। अब देखो यहाँ पे अभी सही है क्या? आवाज आवाज आ रही है क्या? मैं क्या मोबाइल से यूज कर रहा हूँ तो मोबाइल में फोन आ गया था। आवाज आ रही है? इज एवरीथिंग परफेक्ट? बच्चा बोला सर वाईफाई ले लो। अरे भाई, दो इंटरनेट कनेक्शन लगे हुए हैं यार घर में, लेकिन चल नहीं रहे तो क्या करें, मतलब। ठीक है, इतनी भी गरीबी नहीं है। ठीक है, वाईफाई लगा रखा है, बढ़िया वाला लगा रखा है, लेकिन चल नहीं रहा, आज पता नहीं क्या बात हो गई है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको नजर आ रहे होंगे बहुत सारे प्लैनेट्स, इनको बोलते हैं पर इनर प्लैनेट्स। ये आपके हैं अंतरिम प्लैनेट्स, यानी कि इनर प्लैनेट्स। फिर आ जाती है आपके एस्टेरॉइड बेल्ट, ये देखो, ये आपके आती है एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड्स आपको नजर आता है किसके बीच में? मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में। पेपर में पूछते हैं कि मार्स और जुपिटर एस्टेरॉइड कहां पर होते हैं, तो ये पूछते हैं पेपर में, तो आप मार्स और जुपिटर यहाँ पे बात ध्यान रखनी है। ये वाले जो दोस्तों बाहर वाले प्लैनेट्स हैं, ये आपके कौन से प्लैनेट्स हैं? ये आपके आउटर प्लैनेट्स। दोनों में अंतर क्या है? ये वाले जो बाहर वाले प्लैनेट्स है ना, ये आपके गैस से बने हुए हैं, और ये वाले जो है ये आपके रॉकी मटेरियल है, रॉक से बने हुए हैं। पता है कि ये बात आपको? बाहर वाले सारे गैस है, इसलिए तो बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े हैं यार, और हमारी देखो आगे वाले कितने छोटे छोटे से। बेचारा मरकरी देखो हमारा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। समझ रहे हो? इनको याद करने के लिए ऑर्डर कैसे याद करते हो आप? आपको याद कैसे कर सकते हो इस ऑर्डर को? याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट, एमजे, सन। ऑर्डर याद करने का तरीका देख लो, बहुत ही सिंपल है। मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट, दुनिया के अंदर मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट क्या है? माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन से याद कर सकते हो या माइकल जैक्सन से याद कर सकते हो?
माइकल जॉर्डन कर लो या माइकल जैक्सन कर लो, और सन तो आपको पता ही है, SUN। समझ रहे हो? इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आप देखो, ये तो हो गया मोस्ट वैल्यूएबल का मतलब हो गया मरकरी, फिर हो गया मोस्ट वैल्यूएबल हो गया आपका वीनस, फिर हो गया आपका अर्थ, फिर हो गया आपका मार्स, फिर हो गया आपका जुपिटर, ठीक है, फिर हो गया आपका, एक मिनट, सैटर्न, फिर हो गया यूरेनस, और लास्ट में अपना बेचारा नेपट्यून। प्लूटो को हमने निकाल दिया है। प्लूटो को हमने इसलिए निकाल दिया दोस्तों क्योंकि वो हमारे प्लेनेट होने का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहा था, और दूर भी बहुत था, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च भी नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से दोस्तों क्या हुआ कि हमको उसको निकालना पड़ा। हमारे पास अभी कितने प्लेनेट है? 8 प्लेनेट है हमारे पास। मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट एमजे और जॉर्डन, समझ गए? ये चारों चार। बीच में दोस्तों इसके क्या है? इसके आपको बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड है जो कि देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, बहुत सारे एस्ट्रॉइड है जो कि आपको देखने को मिलेंगे इसके बीच में। ओके, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। याद हो जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर याद हो जाएगा ना? मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट एमजे और सन, माइकल जॉर्डन और सन, सबको याद है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखो इसके मून भी नजर आ रहे होंगे आपको। ठीक है, छोटे छोटे से फोटो में। मरकरी का कोई मून है क्या? जल्दी से बताओ, मरकरी के कितने मून है? मरकरी के मून बताओ। 0, बिल्कुल सही बात है, 0 मून यहाँ पे। आगे बताओ, वीनस के कितने? वीनस के मून बताओ, वीनस के 0 है। अर्थ का बताओ, एक चुनचू सा छोटू सा छोटू सा नजर आ रहा होगा, क्या है वो आपका मून है ना? फिर आपके मार्स पे 2 नजर आ रहे होंगे आपको, फोबोज और डायमोज, फोबोज और डायमोज। ठीक है, नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे? अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ, आगे बात करते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे और भी 4। फिर आते हैं अपन मार्स के बाद में जुपिटर पे। जुपिटर के कितने मून है? कौन बताएगा भाई जुपिटर के नंबर ऑफ मून? जुपिटर के नंबर ऑफ मून? हाँ, 79, 79, 62, 27, 14। इस तरीके से याद करो। 79 नासा ने जो बता रखे हैं, ऑफिशियल बता रहा हूं, 79, 62, 27, 14। 79, 62, 27 और 14। ये देखो थोक के भाव के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मून्स। ठीक है, थोक के भाव में। ठीक है गाइस, इतने सारे आपको मून है जो कि देखने को मिलते हैं। ओके, और रिसेंटली आपको मालूम है दोस्तों, अभी रिसेंटली सैटर्न और जुपिटर के ऊपर जो है कंपटीशन था, मैक्सिमम मून जो है वो किसके पास में है? ठीक है, तो किसके पास है भाई आज के टाइम पे मैक्सिमम मून किसके पास है? जल्दी से बताओ। हाँ, सैटर्न के पास में है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था? रिसेंटली कितने मून्स पता लगे थे दोस्तों? जल्दी से बताइए। 20 न्यू मून्स है जो कि अभी पता लगे थे, और टोटल कितने हो गए थे? 82 है जो कि इसके पास नंबर हो गया था। कितना हो गया था इसके पास? 82 नंबर हो गया था। सही बोल रहा हूँ ना? झूठ बोल रहा हूँ? सही बोल झूठ तो ठीक है, 82। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से 79, 82, 27, 14 याद करेगा। ठीक है, 79, 82, 27, 14। आगे वाले तो दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट वाले पेपर में कई बार पूछते हैं दोस्तों, अपडेटेड है, एकदम एकदम अपडेटेड है। अब देखो कोई अभी अपन पढ़ते पढ़ते कोई अगर मून डिस्कवर हो गया तो पता नहीं मेरे को, बाकी एकदम अपडेटेड मून बता रहा हूँ नासा की साइड से। नासा के ऑफिशियल पे भी इतना ही है, 79, 82, 27 और 14। ठीक है गाइज, चलिए। क्या आपका सोलर सिस्टम में आपको बता ही चुका हूँ, सन है, उसके ये देखो बीच में है। उसके बाद में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। शुरुआत वाले टेरिस्टोरियल प्लैनेट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टेलुरिक प्लैनेट भी बोलते हैं या रॉकी प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि रॉक से बने हुए हैं, है ना? इसको हम स्थलीय ग्रह कहते हैं। पेपर में पूछते हैं कौन सा वाला स्थलीय ग्रह है, तो शुरुआत के जो 4 है वो स्थलीय ग्रह है। उनको टेरिल्यूरिक भी कहते हैं, चट्टानी ग्रह भी कहते हैं।
समझ गए? उसके बाद वालों को हम क्या बोलते हैं? जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। अगले वाले जो 4 है ना, लास्ट वाले जो 4 है, उनको हम क्या बोलते हैं? जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। ओके गाइस, क्योंकि ये गैस से बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम इनके अंदर भरा पड़ा होता है। अरे भाई, आवाज वाज सब कुछ सही आ रही है ना? इज एवरीथिंग परफेक्ट? चलो कमेंट बंद करता हूं एक बार आपके। हाँ चलिए, ठीक है गाइस, तो पेपर में पूछते हैं कि बताइए जोवियन प्लैनेट क्या कौन से होते हैं। 3 तो दे देंगे शुरू वाले ऑप्शन और एक दे देंगे जुपिटर। आपको पता होना चाहिए पहले तो ये कि जोवियन होता क्या है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल, गैस प्लैनेट होते हैं ये, ठीक है। तीसरे वाले की बात करें, किस चीज से बने हुए होते हैं, तीसरा सवाल। चौथा सवाल, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां पे होती है? तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। तो 4 तरीके के सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। समझ गए मेरी बात? अब हमारे जो हमारा ये है ना, नेपट्यून है, नेपट्यून के आगे क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, हाँ हमें सबको पता है, सबसे पहले मोस्ट वैल्यूबल प्लेनेट माइकल जॉर्डन और सन, सन यानी कि नेपट्यून हो गया। अब नेपट्यून के आगे क्या है? वो ये पूछेगा तो क्या बताओगे? फिर आप क्या बोलोगे? कॉपर बेल्ट है। क्या बोलोगे दोस्तों? ठीक है, कॉपर बेल्ट है जो कि हमारे उसके आगे है। ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? प्लूटो भी आ गया हमारे नेपट्यून के आगे। इसके आगे दोस्तों देखो क्या है, हम उसको बोलते हैं हाइड्रोजन वॉल। एक हाइड्रोजन वॉल आती है, उसके बाद इंटरस्टेलर मीडियम आ जाता है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का मीडियम है जो कि आ जाता है। पहले तो हाइड्रोजन वॉल आती है, फिर इंटरस्टेलर मीडियम आ जाती है, यानी कि इंटरस्टेलर पिक्चर बनी है ना, वो इसी नाम पे तो बनी है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का बाहर का एरिया है जो कि आ चुका है। तो आप क्या बोलोगे? नेपट्यून के आगे क्या है? नेपट्यून के आगे कॉपर बेल्ट है, कॉपर बेल्ट के अंदर हाइड्रोजन वॉल है और उसके आगे इंटरस्टेलर मीडियम है। समझ गए मेरी बात? प्लूटो दोस्तों हमारा एक डार्क प्लैनेट है। डार्क का मतलब है जो कि हमने प्लैनेट जिसको नहीं माना है हमारा, इसलिए हमने उसके आगे डार्क प्लैनेट बोला है, जिसको हम रिसर्च नहीं कर पाते हैं। अब मुझे ये बताओ कितने प्लैनेट्स हैं जिनको आप विथआउट टेलीस्कोप देख सकते हो? बताओ कितने प्लैनेट्स है जिनको आप विथआउट टेलीस्कोप देख सकते हो? चैट अनेबल क्यों नहीं हो रही है? जस्ट गिव मी सेकंड। हाँ बताओ बताओ भाई, कमेंट करो अभी मेरे को। विथआउट टेलीस्कोप मैं कितने प्लैनेट्स देख सकता हूँ? कोई बोले झूठ है यार, ये तो प्लैनेट वैनेट होते ही नहीं है। तो आप उनको है ना, 5 प्लैनेट दोस्तों है ना, 5 प्लैनेट तो विथआउट टेलीस्कोप भी दिखा सकते हो। विथआउट टेलीस्कोप आप उनको 5 प्लैनेट है जो कि 8 में से दिखा सकते हो। ठीक है, आवाज आवाज सब कुछ सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? यार ये मेरे मेरे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हैंग टाइप हो रहा है कुछ, बोल भी नहीं आ पा रहा है। कैसे बताऊं कि पता चलेगा कि सब कुछ परफेक्ट है? हाँ थम्स अप करो एक बार, मुझे थम्स अप कर दो। सब कुछ सही है तो थम्स अप कर दो एक बार। ठीक है गाइस, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। हाँ भाई थम्स अप कर दो, थम्स। चलिए बहुत अच्छी बात है, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि आपके ऐसे 5 प्लेनेट है जो कि विथआउट टेलीस्कोप आप देख सकते हो। सबसे पहले तो हो गया आपका मरकरी, फिर विनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, यानी कि मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट एमजे। और जो आपके सन है ना, इसमें से आप कौन कौन से देख सकते हो? सबसे पहले तो आप देख सकते हो मरकरी विथआउट टेलीस्कोप, फिर आप वीनस को देख सकते हो, अर्थ को देखने की जरूरत है नहीं, वो तो उस पर तो आप रह ही रहे हो वैसे ही। फिर आपका जुपिटर और आपका सैटर्न। ये दोस्तों साल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम आता है, ठीक है। अमित शाह, अमित सिंह आपका कमेंट मुझे दिख रहा है, चिंता मत करो। एक साल में एक टाइम आता है दोस्तों जो कि हमारे अर्थ से काफी नियर होते हैं। रात के टाइम पे अगर आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा हो ना जो कि ट्विंकल नहीं कर रहा हो, तो समझ जाना दोस्तों कि ये क्या है, ये प्लेनेट है। इन द स्काई एट नाइट, प्लेनेट दोस्तों कभी भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टार ही लिटिल स्टार होते हैं।
समझ गए मेरी बात? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो होता है वो स्टार होता है, वो कभी प्लैनेट नहीं होता है। तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल मैं आपको जुपिटर की फोटो दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक जुपिटर की फोटो है जो कि दिखा सकता हूँ कुछ प्लैनेट्स की, कि कैसे आपको नजर आते होंगे ये रात के टाइम पे। ठीक है, मैं आपको एक बिल्कुल रियल नजारा दिखाऊंगा, बिल्कुल रियल नजारा दिखाऊंगा, ऐसे फेक वाला नहीं है, बिल्कुल रियल वाला है। ठीक है, एक बार रुक जाओ। वो भी कैमरे से ली हुई फोटो दिखा रहा हूँ, मेरी ली हुई नहीं है, किसी और की ली हुई है, मतलब ऑब्वियसली, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा मतलब। ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों कि आपको प्लैनेट जो है वो नजर आते हैं, बस हम उनको कैप्चर नहीं कर पाते, हमारे आईज से पता नहीं कर पाते, क्योंकि हमको लगता है एक तो क्या क्लाउड की वजह से, दूसरा जो है, एक बार रुक जाओ मैं आपके लिए लगा देता हूँ फाइल, फोटो लगा देता हूँ, देखो ये वाली फोटो देखो कैसी लग रही है, दिख रहे हैं आपको फोटो? अब देखो बिल्कुल रियल फोटो है, कैमरे से ली हुई फोटो है। यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ये जुपिटर है, ये ट्विंकल नहीं कर रहा है, ये पीछे वाले स्टार्स है, ये स्टार नहीं है, ये सैटर्न है, ये मार्स है, ये आपका मून है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप बहुत सारे प्लैनेट्स को भी देख सकते हो एक साथ, ये देख सकते हो। ठीक है, ये मून है और ये जुपिटर है, कितना बड़ा नजर आ रहा है ना जुपिटर, और ये आपके स्टार्स हैं। ये स्टार तो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। ये फोटो 2019 की है, यूके से ली हुई फोटो है। इसी प्रकार से आप और भी बहुत सारे देख सकते हो प्लैनेट को रात के टाइम पे, ही देखिए। ये आपका मार्स है, ये आपका सैटर्न है, ये वीनस है, देखो चमकता हुआ, ब्राइटेस्ट बोलते हैं ना हम इसको। क्यों बोलते हैं ब्राइटेस्ट भाई इसको? क्योंकि ब्राइटेस्ट है, इसलिए हम उसको ब्राइटेस्ट बोलते हैं, ऐसे फर्जी में नहीं बोलते हम इसको। ये मरकरी है आपका, ये आपका जुपिटर है। ठीक है गाइज, तो ये आपके कुछ इस तरीके के प्लैनेट देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइज, अब हम लोग अगली वाली जो क्लास होगी अपनी, जो अपना नेक्स्ट ज्योग्राफी का सेकंड क्लास होगा, उसके अंदर हम लोग हर एक प्लेनेट को खोल खोल के देखेंगे कि वो प्लेनेट क्या है, कैसा है, हर एक प्लेनेट के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, अगली बार से अगली जो ज्योग्राफी क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको हर एक प्लेनेट को खोल खोल के दिखाऊंगा कि ये देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हर एक प्लेनेट के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए गाइस, 2 मिनट के अंदर ब्रेक दे रहा हूँ, 2 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 5 मिनट का ब्रेक है, 12 बजे वापस ज्वाइन कर लेना। आज हमने जो पढ़ा है इसके क्वेश्चन है जो कि हम लोग करने वाले हैं, 30 क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। ओके, और नियर बाय, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको जानने की जरूरत है। कुछ एक क्वेश्चन प्लैनेट के लेकर भी होंगे, प्लैनेट से रिलेटेड, वो भी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, चलिए 2 मिनट के अंदर